उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए परिवर्तनों का वर्णन करने में, बंगाल में व्यापार की शुरुआत पर चर्चा करने में, ये स्मरण रखने में कि व्यापार युद्ध का कारण कैसे बना, प्लासी की लड़ाई की व्याख्या करने में, बक्सर की लड़ाई की व्याख्या करने में, वर्णन करने में कि कंपनी के अधिकारी नवाब कैसे बने, विलय की नीति को याद रखने में। ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े-बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे और उन्होंने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर लीं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच के बाद फ्रांसीसी भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। भारत में व्यापार करते हुए यूरोपीय देशों के सामने आईं समस्याएं। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थीं, जैसे सूती कपड़े, रेशम और मसाले। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। और इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की होड़ में कंपनियां एक दूसरे के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देतीं, माल से लदे जहाज़ों को आगे जाने से रोक देतीं, व्यापार केंद्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार शुरू करती है। कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। 1696 तक आते-आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल के बाद कंपनी ने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लग गई।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत और स्वायत्तता दिखाने लगे। बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और ये टकराव प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध में परिणत हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को कलकत्ता के 150 किलोमीटर उत्तर में प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। ये युद्ध अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक जीत साबित हुआ। जब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान बंगाल के नवाब थे, उन्होंने कंपनी के विरुद्ध कड़े कदम उठाए। जब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराज नवाब बने, तो उन्होंने हुक्म दिया कि कंपनी अपनी किलेबंदी को रोके, क्योंकि उनके पास ऐसा करने की कोई अनुमति नहीं है। परंतु कंपनी ने अपनी किलेबंदी को जारी रखा। तब नवाब ने कलकत्ता में स्थित अंग्रेजों के किले पर हमला बोल दिया, जिसमें अंग्रेज नवाब के 30,000 सिपाहियों से हार गए। जून 1756 में नवाब की फौजों ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। जब ये खबर मद्रास पहुंची तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर अंग्रेजों के नवाब की शिकायतें। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। 1764 में बंगाल में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम युद्ध में हार गया। नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने होते थे, जबकि कंपनी अपनी सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। उस समय कंपनी प्रांत से राजस्व के रूप में और अधिक धन का संग्रह करना चाहती थी। मीर जाफर की मृत्यु के बाद कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद नवाब बनना पड़ेगा। 1765 में बंगाल में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। कंपनी के अफसरों के पास अब और अधिक सत्ता और ताकत थी, साथ ही उनके पास अपने वित्त और मांगों को बनाए रखने के लिए अधिक संसाधन भी थे। 1743 में 18 साल की उम्र में रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार मद्रास का दौरा किया। नवाब के तौर पर शासन करने के बाद 1767 में जब वो भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,11,002 पौंड के बराबर थी। 1764 में उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इस बार उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया। लेकिन 6 साल बाद 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसकी अकूत संपत्ति के लिए खुद उसकी जांच की। 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। जो अंग्रेज अपनी सारी दौलत बचा पाए उन्हें नवाब कहा जाता था, जो कि भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण था। कंपनी का फैलता शासन। 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को
भारतीय राज्यों के प्रति सहानुभूति थी। कंपनी ने किसी भी अनजान इलाके में सीधे हमला करने की बजाय राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। ऐसा करके कंपनी ने भारतीय प्रांतों में और अधिक सत्ता प्राप्त कर ली। 1764 में कंपनी ने रेजिडेंट बनाने शुरू कर दिए। रेजिडेंटों का मुख्य कार्य प्रांतों और कंपनी के बीच सभी भीतरी मामलों से निपटना था। 1798 से 1805 तक रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। 1801 में कंपनी ने अवध के नवाबों को अपना आधा इलाका सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। 1761 से 1782 तक हैदर अली और उसके बाद 1782 से 1799 तक उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। टीपू सुल्तान के आदेश पर मालाबार तट से कंपनी के काली मिर्च, इलायची और चंदन के व्यापार पर रोक लगा दी गई। 1785 में सभी स्थानीय सौदागरों, व्यापारियों को कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया गया। 1799 में मैसूर के साथ 4 साल युद्ध करने के बाद श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में कंपनी ने युद्ध जीता। युद्ध के 4 वर्ष थे, 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। 1799 में श्रीरंगपट्टम के युद्ध में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए मारे गए। सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजकाज पुराने मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी का मुख्य कार्य मराठों की शक्तियों को कमजोर करना था। मराठों के साथ 2 लड़ाइयां लड़ने के बाद कंपनी ने अपनी पहली जीत हासिल की। तीसरी लड़ाई 1761 में पानीपत में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से शासन चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग-अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा अर्थात सर्वोच्च मंत्री के तहत थे, जो राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। किसी भी लड़ाई में स्पष्ट जीत हासिल न होने के कारण मराठा कंपनी से हार गए। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 का नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध 1817 से 1819 ने मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया।
सर्वोच्चता का दावा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। 1824 में रानी चेन्नम्मा को कित्तूर के एक छोटे से राज्य में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। रानी की गिरफ्तारी के बाद संगोली के एक गरीब चौकीदार ने कित्तूर में ये ब्रिटिश विरोधी प्रतिरोध जारी रखा। 1830 में अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट करने के आरोप में उसे फांसी पर लटका दिया। 1830 के दशक के अंत में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर दिया ताकि रूस से भारत की उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित रखा जा सके। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1849 में पंजाब का अधिग्रहण कर लिया गया। विलय नीति। 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। इस नीति के अनुसार अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासतें अंग्रेजों के हाथ में चली गईं, जैसे सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854। 1856 में अवध को भी कंपनी भूभाग में मिला दिया गया। नवाबों के अंत के बाद 1857 में एक विद्रोह फूट पड़ा। 1775 में 11 पंडितों के एक समूह को अलग अलग व्याख्याओं वाले धर्मशास्त्रों का एक सारांश तैयार करने का काम सौंपा गया। 1778 में मुस्लिम कानूनों की एक संहिता की भी अंग्रेजी में व्याख्या की गई, जिसे यूरोपीय न्यायाधीशों द्वारा परखा गया। 1773 में एक नया सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। कलकत्ता में सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। क्या आप जानते हैं 1774 से 1912 तक अंग्रेजों द्वारा नई दिल्ली में नई राजधानी का निर्माण होने तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। नए शासन की स्थापना। 1773 से 1785 के बीच गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कंपनी के भूभाग और सत्ता को फैलाने में एक अहम भूमिका निभाई। कंपनी ने न केवल बंगाल में बल्कि बंबई, मद्रास में भी अपनी सत्ता स्थापित की। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बंटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, और भारत में उस समय 3 प्रेसिडेंसी थीं: बंगाल, मद्रास, बंबई। वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में भी कई प्रशासकीय सुधार किए। 1722 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में अदालतों को 2 भागों में बांटा गया।
फौजदारी अदालत अर्थात अपराधी अदालत, नागरिक अदालत अर्थात दीवानी अदालत। कंपनी की फौज। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि उस समय कंपनी की फौज बर्मा में भी युद्ध कर रही थी, जहां सेना युद्ध के लिए मस्केट और मैचलॉक जैसे विभिन्न हथियार इस्तेमाल करती थी। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार घोड़ों पर चलने वाले प्रशिक्षित सैनिक और पैदल सेना थी। 19वीं सदी की शुरुआत में एक समरूप सैनिक संस्कृति की शुरुआत हुई। सिपाहियों ने यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सीखा। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे एक संक्षेप में दोहराएं। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया गया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। भारत में बने सूती कपड़े और रेशम की यूरोप में बहुत मांग थी। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिससे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और ये भारत में अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत थी। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया। 1765 में मुगल शासकों ने कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया। 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा करने की प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रमुख पहलू सामने आए, जैसे कंपनी ने किसी भी अनजान इलाके में सीधा हमला नहीं किया। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया।